हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आइलैंड। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ का दूसरा सेट है और आज हम फंडामेंटल राइट्स समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान ने इनमें से किसे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की शक्ति दी है? आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का एक तरह से गार्जियन भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? इसके कई रीज़न हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मोस्ट इसेंशियल, यानी कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हों, उसके इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल हों। इन राइट्स को हमारे देश के फंडामेंटल लॉ संविधान में स्पेशल पोजीशन दी गई है, इसलिए भी ये फंडामेंटल हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, इसलिए भी ये राइट्स फंडामेंटल कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस और आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी? इनमें से कौन सा आर्टिकल बाकी के 3 आर्टिकल्स से हटके है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 19। आर्टिकल 14, 15 और 17 राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, जबकि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 19? इनमें से कौन सा प्रावधान आर्टिकल 19 में नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ का ग्रुप काम को टेम्परेरी तौर पे रोक दे अपनी कोई डिमांड मनवाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ऐसी कोई स्ट्राइक करने की आज़ादी नहीं है लोगों को जिससे किसी दूसरे सिटीज़न की जान को खतरा हो या परेशानी हो। लेकिन अगर कोई पीसफुल मूवमेंट करना चाहता है तो पीसफुली कर सकता है, जो कि बिना हथियारों के होना चाहिए। आर्टिकल 19 में 6 तरह के राइट्स दिए गए हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, चौथा है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पांचवा है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और छठा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, right to equality is granted by 5 articles. They are. इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज? किस आर्टिकल के द्वारा बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने से रोका गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। इस आर्टिकल के अनुसार कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है उसे किसी फैक्ट्री, माइन या किसी भी हजार्डस काम में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। हमारा 7th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड? इनमें से कौन सा आर्टिकल किसी पर्सन के विदेश यात्रा करने की आज़ादी की रक्षा करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फ्रेंड्स, एक बहुत फेमस केस हुआ था 1978 में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी। फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन काफ़ी ब्रॉड है। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहने से नहीं है, बल्कि इसमें कई सारी बातें हैं,
जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। ये सारी बातें राइट टू लाइफ का ही पार्ट हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, Which one of the following right was described by Dr. Bhimrao Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर मिली है, जिससे सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक्चुअली इस राइट के बिना दूसरे किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई खास मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which writ can be issued by a high court to secure the liberty of an individual? किसी व्यक्ति की लिबर्टी की आज़ादी के लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट भी कौन सा रिट इशू कर सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया जाता है तो कोर्ट डिटेन करने वाली अथॉरिटी को ऑर्डर देती है कि इस पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी को ही ऑर्डर दिया जा सकता है, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी अथॉरिटी को कोर्ट ये ऑर्डर इशू कर सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लीगल राइट। फ्रेंड्स, ये हाल फिलहाल में कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इस राइट की वजह से गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को कोई हॉस्पिटल बनाना है या फिर कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी बनानी है तो बार बार गवर्नमेंट को केस लड़ना पड़ता था। इसलिए 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया और इसे 300A आर्टिकल के अंडर एक लीगल राइट बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है और मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा था कि अ सिटीजन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। तो अगर कोई पर्सन शराब बेचता है, लिकर में ट्रेड करता है, तो क्या वो क्लेम कर सकता है कि ये उसका फंडामेंटल राइट